इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की गुप्त वजहों के कारण मौत हो गई है। ऐसी खबरें 18 दिसंबर 2023 को हर जगह पे वायरल हो गई। उसे उसी के घर पे किसी ने जहर देकर मार डाला। हर एक प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स इसी न्यूज को कवर कर रहे थे। It is being speculated that he was poisoned. कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। छिपे दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसकी हालत काफी नाजुक है। कि तब अगले ही दिन दाऊद का राइट हैंड छोटा शकील मीडिया के सामने आकर ओपनली ये स्टेटमेंट देता है कि दाऊद तो बिल्कुल जिंदा है और आने वाले 26 तारीख को वो अपना बर्थडे धूमधाम से भी मनाएंगे। जो है वो तो हर साल मनाते हैं और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते, कोई नई बात तो है नहीं। इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाएंगे। तो आखिर यहाँ पर सच क्या था? क्या उस पर कोई मर्डर अटेम्प्ट हुआ था जिससे वो बच निकला, या फिर वो मर चुका है और ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बस इसी न्यूज को छुपा रहे हैं? क्योंकि यू नो व्हाट, ये दाऊद को इंडिया का इकलौता दुश्मन नहीं है जिसकी पैंट गीली हुई पड़ी है। इसी साल 2023 के शुरुआत से ही पाकिस्तान में एंटी इंडिया टेररिस्ट के मिस्टीरियस किलिंग्स की एक बड़ी लहर आ गई है। 1 दिसंबर को लखबीर सिंह नाम के खालिस्तानी टेररिस्ट की अनयूजुअल हालतों में मौत हो गई। अब ये बंदा कौन था जानते हो? 1985 में हुए कनिष्का प्लेन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और भिंद्रनवाले का भांजा। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद 3 दिसंबर को इंडियन आर्मी के उधमपुर बेस पर 2015 में हमला करने वाले अदनान अहमद को कुछ अननोन गनमैन ने घर में घुसकर गोलियों से छल्ली कर दी। और फिर इसके ठीक 2 दिन बाद 5 दिसंबर को इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड साजिद मीर की भी मौत हो गई। और कैसे? जेल के अंदर जहर खाकर। कैन यू बिलीव दैट? सो इन टोटल पिछले 11 महीनों में ऐसे कुल मिलाकर 21 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की अनयूजुअल हालतों में किलिंग्स हुई है। पर इत्तेफाक तो ऐसा है कि ये सारे के सारे 21 के 21 टेररिस्ट इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज के टॉप हिट लिस्ट में थे। इस पैटर्न को देखते हुए खुद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और वहां की मीडिया रॉ पर इन किलिंग्स का इल्जाम लगा रही है। तो क्या वाकई में रॉ ही ये सारे किलिंग्स करवा रहा है? अब ओपिनियन बनाने से पहले जरा पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट आरिफ आजाकिया की ये बात सुन लीजिए। और फिर उनकी अलग अलग 10-15 रेसिडेंस होती हैं और फिर उनको इधर रखना उधर रखना। दर्द है सर, ऊपर से काम के किसी है नहीं। यू नेवर नो, ISI खुद सफाई कर दे। ये महाशय तो ओपनली बता रहे हैं कि इन किलिंग्स के पीछे रॉ का नहीं बल्कि पाकिस्तानी ISI का ही हाथ है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद ये मर्डर्स करवा रही है प्लान करके। लेकिन पाकिस्तान जो खुद टेररिस्टों को पालते आ रहा है, आखिर ये देश खुद ही इन टेररिस्टों को क्यों मारेगा? वेल, दिस इज गेटिंग रियली कंफ्यूजिंग। बट थोड़ा सा वेट करो, आपको पूरा मामला पानी की तरह साफ नजर आएगा। बट ऑफ कोर्स द मेन सवाल जो अभी तक अनआंसर्ड है, स्पेशली दाऊद इब्राहिम के केस में, क्या इसके ऊपर भी एक मर्डर अटेम्प्ट किया गया था, या इवन वाकई में ये मरा भी है या नहीं? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। सो सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया के रॉ पर इन किलिंग्स का आरोप आखिर क्यों लगा रहा है? क्या इंडिया ने पास्ट में ऐसा कुछ पाकिस्तान के साथ किया था क्या? वेल, बिल्कुल किया था, और इससे भी कई गुना ज्यादा बदतर तरीके से। आज से 43 इयर्स पहले 1980s में पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की अनयूजुअल किलिंग्स हो रही थी। इनफैक्ट तब तो वहां पर सिचुएशन इतनी बदतर हो गई थी कि पाकिस्तान लिटरली इंडिया के सामने ये कहते हुए गिड़गिड़ा रहा था कि भाई अब बस भी कर दो, अब हम पर थोड़ी सी रहम दिखा दो और ये सब बंद करो। और जाहिर सी बात है, इंडिया पर उस वक्त ये काम ही नहीं किया और आखिर में जाकर पाकिस्तान को अपने क्लोज एलाय जॉर्डेनियन क्राउन प्रिंस हसन बिन तलाल से हाथ जोड़कर प्लीड करना पड़ा कि प्लीज इंडिया को मना करो हमारे देश के टेररिस्टों को इस तरीके से साफ करने के लिए। अब I know it would have sounded very much unlike Pakistan, right? But this is a fact. देखो, पाकिस्तान की हमेशा से हिस्ट्री रही इंडिया में टेररिज्म फैलाने की। अर्ली 1980s में यूएस से अफगानिस्तान वॉर के लिए आए पैसों को पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में टेररिज्म फैलाने के लिए यूज कर रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने त्रिपुरा में मंडई मैसेकर करवाया, पंजाब में खालिस्तानी सेपरेटिज्म फैलाया, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को ऑपरेशन ब्लू स्टार तक करना पड़ा था, और कश्मीर में मिलिटेंसी भी रैपिडली शुरू हो गई थी। बट इंडिया को इस बढ़ते स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को किसी भी हालत में रोकना था, और इंडिया में सिर्फ एक ही एजेंसी थी जो इसे जड़ से रोक सकती थी,
रॉ। फॉर्मर रॉ ऑफिशियल बी रमन जी ने इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान के टेररिज्म का जवाब देने के लिए रॉ ने अपने काबिल ऑफिसर्स को लेकर 2 टीम्स बनाई थी उस वक्त, टीम एक्स और टीम जे। टीम एक्स का काम था पाकिस्तान बेस्ड सभी टेररिस्ट को टारगेट करके मारना, और टीम जे को स्पेसिफिकली पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। इन टीम्स को अर्जेंट बेसिस पर पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया। और फिर क्या हुआ? वहां पर पहुंचते ही इन्होंने एक के बाद एक टेररिस्ट को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। रमन जी ने यह बताया कि इन टीम्स ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली थी। जब जब खालिस्तानी टेररिस्ट इंडियन सिटीज में कोई अटैक करते थे, इसके रिटेलिएशन में टीम जे लाहौर या कराची में अटैक करके किसी टेररिस्ट को मार गिराते थे। अब इनकी इसी स्ट्रैटेजी की वजह से देखते ही देखते रॉ का उन टेररिस्ट पर क्रैकडाउन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और पाकिस्तान सरकार को यह समझ आ रहा था कि वो इन हमलों को किसी भी हालत में रोक नहीं सकते। और इसीलिए जैसे मैंने पहले बताया, आखिर में उन्होंने अपने क्लोज एलाय जॉर्डन के पास जाकर प्लीड किया कि वो इंडिया से इन अटैक्स को रोकने के लिए कहे। अब स्पेसिफिकली वो जॉर्डेनियन किंग हसन बिन तलाल के पास ही क्यों गए? क्योंकि जॉर्डेनियन प्रिंस के कई सारे रिलेटिव्स इंडिया से थे, जैसे इंडिया के चीफ जस्टिस और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हिदायतुल्ला, और इसीलिए उनके यहां पर अच्छे रिलेशंस थे। और प्रिंस की वाइफ पाकिस्तानी थी ऑन दी अदर हैंड, जिसके वजह से उन्हें पाकिस्तान को लेकर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और बस इसीलिए पाकिस्तान ने जॉर्डन प्रिंस को मीडिएट करने के लिए बुलाया। प्रिंस ने फिर दोनों पार्टीज को बुला के पीस करवाया और पाकिस्तान और इंडिया को अटैक्स रोकने के लिए रिक्वेस्ट किया। इस पीस एग्रीमेंट के कुछ सालों बाद इंडिया ने टीम एक्स और टीम जे के ऑपरेशंस को बंद करवा दिया, और इसीलिए पाकिस्तान को यह लगता है कि इस बार भी इंडिया दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर चुका है और हैवी क्रैकडाउन करवा रहा है। पास के पुराने जख्म पाकिस्तान को दोबारा से दर्द दे रहे हैं, और इसीलिए अगर देखा जाए तो काफी हद तक पाकिस्तान की बात सेंस तो बना रही है। रिसेंटली भी अगर आप किलिंग्स को देखोगे तो एक काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल कर आता है। 5 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान के कोट लखपत जेल से एक इमरजेंसी एयरलिफ्ट यानी कि आर्मी एयर एम्बुलेंस बुलाया गया। अब पाकिस्तान में यूजुअली ऐसी फैसिलिटी किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर के लिए ही होती है, पर इस बार ये किसी मिनिस्टर के लिए नहीं बल्कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन चीफ साजिद मीर के लिए थी, क्योंकि साजिद को जेल के अंदर ही किसी ने जहर दे दिया था और उसकी मौत हो गई थी। अब साजिद 2008 से ही इंडिया के टॉप हिट लिस्ट पे था, क्योंकि 26/11 के अटैक्स इसी के वजह से सक्सेसफुल हो पाए थे। पर साजिद को अपनी मौत का कहीं ना कहीं अंदाजा था, क्योंकि उसके मौत के 3 दिन पहले उसी के ऑर्गेनाइजेशन के टॉप कमांडर अदनान अहमद को भी कराची में उसके घर के बाहर कुछ अननोन गनमैन ने गोली मारकर छल्ली कर दिया था। ये पैटर्न एक्चुअली में काफी कॉमन है। कुछ अननोन लोग घुसते हैं और एकदम से गोली चलाने लगते हैं और छल्ली कर देते हैं। सेम गन किलिंग पैटर्न से जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटो ही कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान के साथ जोड़ना था, उनके टॉप टेररिस्ट जैसे रिक्रूटमेंट हेड मौलाना शेर बहादुर, डिप्यूटी रिक्रूटमेंट हेड रहीमुल्लाह तारिक और टॉप कमांडर ख्वाजा शाहिद, इन तीनों के तीनों को भी सेम तरीके से गोलियों से मारकर छल्ली कर दिया था। कश्मीरी टेररिस्ट के साथ खालिस्तानी टेररिस्ट का भी सेम हाल हो रहा है। बैन टेरर ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ और खालिस्तान सेपरेटिस्ट भिंद्रनवाले के भांजे लखबीर सिंह रोडे, जो इंडिया में ड्रग्स और आर्म सप्लाई का मेन सोर्स था, उसके साथ भी एक अनहोनी सी घटना हो जाती है। अब यह इंसान खालिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि इन आरोपों के अलावा इस पर और 3 मेजर आरोप लगे हुए थे, जैसे नंबर 1, साल 1985 में हुए कनिष्का प्लेन ब्लास्ट में मेजर इन्वॉल्वमेंट, नंबर 2, 2021 में हुए लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट, और नंबर 3, इंडिया में आर्म्स एंड ड्रग्स के साथ टिफिन बॉम्ब्स सप्लाई करने के लिए वो इंडिया के टॉप हिट लिस्ट पर था। अब टिफिन बॉम्ब्स स्पेसिफिकली काफी डेडली होते हैं, क्योंकि ये काफी कॉम्पैक्ट बॉम्ब होते हैं जिसमें टिफिन बॉक्स के अंदर आईडी यानी कि बारूद भर के इसे किसी भी क्राउडेड जगह पर आसानी से बिना किसी के शक के डेटोनेट किया जा सकता है। इस डेंजरस टेररिस्ट के बारे में 1 दिसंबर को पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, पर पाकिस्तानी मीडिया ने इसके लिए इंडिया पर निशाना साधा, क्योंकि सेम पैटर्न से पिछले साल अवतार सिंह खांडा की भी मौत हुई थी, जिसने इंडियन हाई कमीशन इन लंदन पर अटैक करवाया था।
उसकी मौत का कारण भी पहले ब्लड कैंसर बताया गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसे तो पॉइजन दे दिया गया था। लखबीर के अलावा भी दूसरे खालिस्तानी टेररिस्ट परमजीत सिंह पंजवर, हरमीत सिंह ऑल्सो नोन एज PhD को वही सेम तरीके से कुछ अननोन गनमैन ने आकर शूट ऑन साइट करके मार डाला। जैसे आप लोगों ने देखा, इट्स क्लियरली एविडेंट अब तक इन सारे किलिंग्स में एक जैसा पैटर्न ही रिपीट हो रहा है। पहला, इस लिस्ट में जो भी लोग मरे वो या तो कश्मीरी टेररिस्ट है या फिर खालिस्तानी टेररिस्ट जिनका नाम MHA के टॉप हिट लिस्ट में है। और दूसरा, इन सब की मौत या तो पॉइजन देकर या फिर गनमैन द्वारा शूट ऑन साइट करके करवाई गई है। एंड नाउ कमिंग टू दाऊद, उसके केस में भी न्यूज के हिसाब से ये दोनों क्राइटेरिया एब्सोल्युटली फुलफिल हो रहे हैं। 18 दिसंबर 2023 को पूरे देश के न्यूज चैनल्स पर एक ही खबर चल रही थी, इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को जहर देके मार दिया गया। पर ऐसे भी कुछ चैनल्स थे जो दाऊद को जिंदा बता रहे थे, जैसे न्यूज 18। जो भी खबरें फैलाई जा रही है, जो भी बातें सामने आ रही है, वो सरासर गलत है। इस खबर के दूसरे ही दिन दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील ने तो न्यूज 18 को ओपन स्टेटमेंट दे दिया कि दाऊद जिंदा है और आने वाले 26 तारीख को वो अपना बर्थडे धूमधाम से मनाने वाला है। धूमधाम से मनाते, कोई नई बात तो ही नहीं। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही इंडिया टुडे ने खुद दाऊद की एक ऑडियो को पब्लिश किया था जिसमें वो एक दूसरे गैंगस्टर फारूक से लुई विटॉन के शूज पाकिस्तान में उसके घर मंगा रहा था। अगर वो आपको पता है वो जूते की दुकान जहाँ से हम लोग जूते लेते थे तो लुई विटॉन के, और ठीक है ना। और कुछ न्यूज तो ऐसी भी है जो बता रही है कि दाऊद को जहर दिया गया था, बट अब वो बिल्कुल ठीक है, वो रिकवर कर चुका है। तो सवाल ये आता है कि इन सब में सच कौन बोल रहा है। अब दाऊद इब्राहिम और इंडिया का कनेक्शन तो हर कोई जानता है। ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट गैंगस्टर टर्न्ड टेररिस्ट है जिसने 1993 में मुंबई में 13 बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। इंडिया से भागने के बाद कुछ सालों तक दाऊद दुबई में रह रहा था और फिर 1990s में दाऊद शेख दाऊद हसन इब्राहिम नाम के पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कराची के काफी पॉश एरिया क्लिफ्टन में शिफ्ट हो गया। अब दाऊद के कराची में मौजूद होने के बकायदा सारे प्रूफ्स इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को देकर उनसे कई बार उसे इंडिया एक्स्ट्राडाइट करवाने की रिक्वेस्ट की है, पर पाकिस्तान इसका बिल्कुल उल्टा ही करते रहा है। पाकिस्तान ने दाऊद को आर्मी और ISI के प्रोटेक्शन में रखा और इसका परिणाम यह हुआ कि 26/11/2028 को इंडिया पर काफी बड़ा अटैक हुआ जिसमें दाऊद ने टेररिस्टों को इंडिया पहुंचने में मदद की थी। इसके अलावा दाऊद के अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी बहुत ही अच्छे कनेक्शंस हैं और इसीलिए 2012 में दाऊद को एक इंटरनेशनल थ्रेट मानते हुए इंटरपोल और US की FBI ने उसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और उस पर 207 करोड़ का इनाम रख दिया गया। बट आज तक US भी दाऊद तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन फिर अचानक से 18 दिसंबर को उसे पॉइजन देकर मारने की खबर आती और अब बात ऐसी है कि उसके जिंदा या मारे जाने पर काफी कंफ्यूजन है। जो न्यूज आउटलेट उसके जिंदा होने की ऑडियो क्लिप्स पब्लिश कर रहे हैं उसमें कोई डेट का जिक्र नहीं है जिससे कि ये प्रूव हो सके कि वो अभी रिसेंट का ही ऑडियो या पुराना। पर अगर दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील की माने तो उसके मुताबिक हर साल दाऊद के बर्थडे के टाइम पर ऐसी अफवाह हमेशा फैलती है। टोटल फेक न्यूज देखो, कोई सच्चाई नहीं है और ये हर साल कोई ना कोई झूठ फैलाते रहते हैं लोग। तो आप पूरी तरह से कंफर्म कर रहे हो दाऊद बिल्कुल ठीक है? 1000% फिट है बिल्कुल। सो एट दिस पॉइंट ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो मरा है या फिर नहीं। बट फ्रेंड्स, पाकिस्तान में हो रहे बाकी किलिंग्स पर कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स काफी स्टॉन्च स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि इन किलिंग्स के पीछे खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हाथ है। उनके मुताबिक इन्हीं टेररिस्टों के लाशों के ऊपर अब पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर डिपेंडेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो अपने न्यूज में यह तक एक्सप्लिसिटली बताया है कि ISI और आर्मी ने साजिद मीर को हॉस्पिटल में ले जाने का नाटक किया और हॉस्पिटल ले जाने में डिले कर डाला जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है बद से बदतर होती जा रही है। उन्हें आने वाले साल के पहले 6 महीने में $13.7 बिलियन का पेमेंट करना है और अगले 3 सालों में इन टोटल $7.7 बिलियन का लोन रीपेमेंट करना है। अब तो पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि उसके खुद के फ्रेंडली नेशंस भी उसे लोन देने से साफ इनकार कर रहे हैं और इसीलिए अब उनके पास बड़े इंटरनेशनल बैंक्स जैसे IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक या यूरोपियन यूनियन से पैसे मांगने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। बट इन बैंक से पैसे मांगना बिल्कुल भी आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। उन्हें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कंडीशंस को पूरा करना होगा और पाकिस्तान अभी फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में है। बेसिकली पाकिस्तान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं क्योंकि वो ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करता था।
पर इस ग्रे लिस्ट से उसे अगर निकलना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, उसे टेररिस्ट पर मजबूरन स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना होगा। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अभी पाकिस्तान आने वाले सालों में फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए ये सारे टेररिस्टों का एक एक करके सफाया करने वाला है और ये काम चालू हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रॉ की टीम जे आज के तारीख में एक्टिव हो चुकी है? क्योंकि हाल ही में यूएस ने खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू की असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए एक इंडियन निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया है और यूएस और कनाडा कॉन्स्टेंटली इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ये ऑपरेशंस करवा रहा है। अब पूरा मामला यहां पर क्या है, इसे मैंने डिटेल में कवर किया है अपने इस वीडियो में, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, आई बटन पे भी आ जाएगा। आई हाईली सजेस्ट यू चेक आउट दैट वीडियो ताकि आपको करंट डायनामिक्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नई बात सीखने मिली तो एक लाइक जरूर ठोकना, जितना हो सके शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।